हम रचना प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के भेदों का अध्ययन करेंगे। प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया। प्रयोग और रचना के आधार पर क्रियाओं का वर्गीकरण भी 3-4 प्रकार से किया गया है सामान्य रूप से। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। सबसे पहले देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहते किसे हैं? जब दो अलग अलग अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर के एक साथ उनका प्रयोग वाक्य में यदि होता है तो वहां वो क्रियाएं जो है संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। तो परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि जो क्रिया दो अलग अलग या भिन्नार्थक भी लिख सकते हैं। जो क्रिया दो अलग अलग या भिन्नार्थक जो क्रिया दो अलग अलग अर्थों वाली क्रियाओं के योग से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। जो क्रिया दो अलग अलग अर्थों वाली क्रियाओं के योग से बनती है, यानी कि दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग जहाँ होता है और दो या दो से अधिक क्रियाएं जो एक साथ प्रयोग होकर के एक क्रियापद के रूप में जहाँ प्रयुक्त होती है उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे एक उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं, राम ने मिठाई खा ली होगी। अब देखो परिभाषा कहती है कि जो क्रियापद दो अलग अलग अर्थों वाली क्रियाओं से मिलकर के बनता है और मिलकर के एक नए पद के एक साथ प्रयोग होता है, तो वहां जो क्रिया होती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। यहाँ वाक्य में देखते हैं कि राम करता है मिठाई कर में, खाना अलग क्रिया है और होना अलग क्रिया है। तो खा ली होगी। अब यहाँ खाना और होगी होना ये दो अलग अलग अर्थों वाली क्रियाओं के योग से एक पूरा क्रियापद वाक्य में बनाया गया है, खाली होगी। या अपन कह सकते हैं कि संयुक्त क्रिया वहां होती है जहां दो अलग अलग अर्थों वाली क्रियाओं का प्रयोग एक साथ होता है। तो यहाँ खाना अलग क्रिया होगी और होना अलग क्रिया होगी और दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग वाक्य में एक साथ हुआ है। तो जहां दो या दो से अधिक क्रिया अलग अलग अर्थों वाली क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो जाता है तो वहां क्रिया कौन सी होती है? संयुक्त क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया होती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मोहन पढ़ चुका होगा। यहाँ भी इसी प्रकार देखो मोहन करता है, पढ़ना क्रिया है, चुकना और होना ये अलग अलग क्रियापद है। तो जहां दो अलग अलग क्रियापद होना और पढ़ना और दो अलग अलग अर्थों वाले क्रियापद का प्रयोग एक साथ जहां हो जाता है तो वहां क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। तो यहाँ पर भी देखो पढ़ना और होना
दो अलग अलग क्रियापद हैं, अलग अलग अर्थों वाले क्रियापद हैं, तो इसलिए यहाँ भी कौन सी क्रिया होगी, ये संयुक्त क्रिया होगी। बेसिकली प्रश्न जो बोर्ड में पूछा जाता है वो कर्म के आधार पर ही पूछा जाता है, लेकिन इनका अध्ययन करना भी जरूरी है। पता नहीं चलता है कि अब यहाँ से प्रश्न आ जाए तो हम कहें तो सब कर्म के आधार पर ही क्रियाओं का प्रश्न पूछा जाता है, और यहाँ से प्रश्न आ गया कि हमको तो कर्म के आधार पर ही पढ़ाया था, इसलिए इनको अपन सीधे सरल शब्दों में इनका अध्ययन करना भी हमें बहुत जरूरी है। तो संयुक्त क्रिया कहाँ होगी, जो क्रिया दो अलग अलग अर्थों वाली क्रियाओं के युग से बनती है उन्हें हम संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ खाली खाना अलग क्रिया है, होना अलग क्रिया है, इस प्रकार यहाँ पढ़ना है और यहाँ होना है, होगा। तो ये अलग अलग अर्थों वाली क्रियापद हैं जो एक साथ प्रयोग हो रहा है इनका, इसलिए ये जो क्रियापद हैं ये संयुक्त क्रियापद कहलाएंगे। ओके, दूसरा देखते हैं अब। दूसरे देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो जो क्रिया, जो पहली वाली जो क्रिया जो समाप्त होने के बाद जो दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो जो पहली वाली जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो जब परिभाषा देखते हैं पहले, जब एक क्रिया के समाप्त होने के, जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद उन्हें दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो वहां पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ जहां हो जाती है, तो जो क्रिया समाप्त हुई है उस क्रिया को अपन पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, यानी कि पहले समय वाली क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में राम विद्यालय से आकर खेलने गया। राम विद्यालय से आकर खेलने गया। राम विद्यालय से आकर, यानी कि आना क्रिया हो गई, आकर के उसने तुरंत दूसरी क्रिया कौन सी प्रारंभ कर दी, खेलने गया। तो जो ये क्रिया है समाप्त होने वाली क्रिया, इसको अपन कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। इसकी सीधी सी पहचान भी हो जाती है कि इसमें कर लगा हुआ होता है। पूर्वकालिक क्रिया में कर लगा हुआ होता है, अर्थात समाप्त होने वाली क्रिया को ही अपन पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मोहन रात्रि को
पढ़कर सोने गया। मोहन रात्रि को पढ़कर सोने गया। अब देखो मोहन रात्रि में क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, लेकिन पढ़ने के तुरंत बाद उसने दूसरा काम क्या किया, सोने गया। तो जो पहला जो काम किया है उसने, जो पहली क्रिया है, पहली क्रिया क्या है, पढ़ना। पढ़ने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया कौन सी प्रारंभ कर दी उसने, सोने गया। तो पहली वाली जो क्रिया है ये क्या कहलाएगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जिसकी सिंपल सी पहचान भी मैंने आपको बताई। पूर्वकालिक क्रिया में कर शब्द का प्रयोग होता है। एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत यदि दूसरी क्रिया जहां प्रारंभ हो जाती है तो पहली वाली जो क्रिया होती है इसको अपन पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो दो क्रियाएं हमने पढ़ ली, एक तो संयुक्त क्रिया पढ़ ली, दूसरी हमने पढ़ ली पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी पढ़ेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं और मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं किसी कार्य को करने के लिए। मैं स्वयं कार्य नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं किसी कार्य को करने के लिए, अर्थात मैं आपसे किसी कार्य को करा रहा हूं। इसको कहते हैं प्रेरणा, कि आप मेरी प्रेरणा से आप काम कर रहे हो, तो आप प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके प्रेरित दूसरे को प्रेरित कर कार्य करवाता है, किसी दूसरे को प्रेरित कर कार्य करवाता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी को प्रेरित कर दूसरे से किसी से कार्य कराता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। परिभाषा देखते हैं एक बार। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ किसी कार्य का, अध्ययन के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, लेकिन अध्ययन करने का काम कौन करोगे, आप लोग करोगे, आप करोगे। तो जब कार्य करने वाला, मैंने आपको मोटिवेट किया, प्रेरित किया, लेकिन कार्य कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ स्वयं। तो वही बात होती है प्रेरणार्थक क्रिया में भी, कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को सुला दो। अब देखो, बच्चे को सुलाने का काम स्वयं मैं नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा है कि बच्चे को सुला दो। भावार्थ, बाकी का जब भावार्थ निकालते हैं तो हमें
अच्छे से जानकारी ये पता, अच्छे से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है। बच्चे को सुला दो, और सोने का काम कौन करेगा? बच्चा करेगा, ठीक है ना। यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा है, किसके लिए? बच्चे को सुलाने के लिए। तो यहाँ क्रिया कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बच्चे को सुला दो, बच्चे को सुला दो, किसी दूसरे से कह रहा है, स्वयं कार्य नहीं कर रहा, किसी दूसरे से कह रहा है बच्चे को सुला दो। तो यहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। दूसरा उदाहरण, मजदूरों से गड्ढा भरवा दो। देखो, मजदूरों से गड्ढा भरवा दो, कोई निर्देश देने वाला कोई और है, निर्देश देने वाला कोई और है। कह किससे रहा है? किसी और से कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मजदूरों से गड्ढा भरवा दो। किसी दूसरे को निर्देश दे रहा है, किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा है कि आप इनसे कह करके इस कार्य को करवा दो, अर्थात मजदूरों से गड्ढा भरवा दो। अर्थात कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा, किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा है, और वो इस कार्य को करने के लिए किससे कह रहा है? मजदूरों से कह रहा है। तो कर्ता ने किसी दूसरे को प्रेरित किया किस कार्य को करवाने के लिए? मजदूरों से गड्ढे को भरवाने के लिए। इसलिए यहाँ पर भी कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यह कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा, किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। एक उदाहरण और देख लो। लता भाई को खाना खिलाती है। लता भाई को खाना खिलाती है। इस प्रकार के उदाहरण भी मिलते हैं। उनमें तो स्पष्ट पता चल रहा था दोनों उदाहरणों में ऊपर वालों में कि किसी दूसरे को प्रेरित करके जब काम करवा रहे हैं। इसमें देखो, लता भाई को खाना खिलाती है। लता स्वयं कार्य नहीं कर रही है, लता भाई को खाना खिलाती है। खाना खाने का काम तो कौन कर रहा है? भाई कर रहा है। कौन कर रहा है? भाई कर रहा है। लता भाई को खाना खिलाती है। किसको खिलाती है? भाई को खिलाती है। तो खाने का काम कौन कर रहा है? भाई कर रहा है। लेकिन भाई को प्रेरित करने वाला कौन है? लता। लता तो केवल अपने भाई को प्रेरित कर रही है कि ये खाना है, इसको रख दे, उसके सामने रख दिया। लेकिन खाने का काम कौन कर रहा है? उसका भाई कर रहा है। क्रिया को कौन कर रहा है? उसका भाई कर रहा है। यह कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वो खाना खाने के लिए, लता खाना खाने के लिए अपने भाई को क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है। इसलिए यहाँ भी कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जनरली केवल यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात मैं और बता देता हूं आपको इन सब से हट करके। यह आपके क्रिया प्रकरण था। मुख्य एवं सहायक क्रिया। सहायक ये अलग से हैं, क्या होती हैं? मुख्य एवं सहायक क्रिया क्या होती हैं? इनको मैं सामान्य रूप से इनका प्रयोग बहुतायत में होता है, प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं जनरली जानकारी के हिसाब से आपको बता देता हूँ। मैंने एक उदाहरण लिया, बच्चे मैदान में खेल रहे
थे। दूसरा उदाहरण लिया, बच्चे मैदान में इसको खेल को उछल करो। बच्चे मैदान में उछल रहे थे, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण लिया, लता गाना गाती थी। ये बेसिकली मैं जानकारी के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूँ कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया कौन सी है। बच्चे मैदान में उछल रहे थे, अब इसमें यहाँ ये सारे क्रियापद हैं। लता गाना गाती थी, ये भी क्रियापद है, लेकिन हमको ये पता लगाना है कि इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है और सहायक क्रिया कौन सी है। तो बच्चे मैदान में क्या कर रहे थे? उछलने का काम कर रहे थे। कौन से क्या काम कर रहे थे? उछलने का काम कर रहे थे। तो उछलना मुख्य क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख्य क्रिया कहलाएगी। तो शेष रहे पद सभी सहायक क्रिया कहलाते हैं। जो शेष मुख्य क्रिया के अलावा जो शेष बच जाता है वो सब क्या कहलाते हैं? सहायक क्रिया कहलाते हैं। इसमें लता गाना गाती थी। लता क्या करती थी? गाना गाती थी। तो गाना मुख्य क्रिया है। गाना क्या है? मुख्य क्रिया है। और थी क्या है? थी क्या कहलाएगी? सहायक क्रिया। तो जिससे अपन को सीधी सी बात ये याद रखो कि जिससे हमें मुख्य कार्य का पता चलता है, जिस क्रियापद से हमें मुख्य कार्य का पता चलता है वो तो मुख्य क्रिया कहलाएगी। बच्चे मैदान में क्या करें? उछलने का काम कर रहे, उछलना तो मुख्य क्रिया कहलाएगी। शेष रहे पद क्या कहलाएंगे? उस क्रिया के मुख्य क्रिया के सहायक पद कहलाते हैं, अर्थात उनको सहायक क्रिया कहते हैं। इसलिए लता गाना गाती, गाना गाती ये क्रिया है, लेकिन इसके साथ जो थी लगा हुआ ये इसके सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार ये का जनरली मैंने इसलिए बताया कि ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि मुख्य क्रिया कौन सी होती है, सहायक क्रिया कौन सी होती है। तो जो क्रिया प्रकरण है, इससे के अलावा बोर्ड में इससे ज्यादा या इसके बाहर कहीं से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मुख्य रूप से तो जो बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं वो कर्म के आधार पर ही पूछे जाते हैं, कर्म के आधार पर ही पूछे जाते हैं।